हेलो, आज हम लोग क्षितिज का 2 चैप्टर हो गया है किताब में भी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, आपको इसमें कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है खंडांश, आपठित बोध है, जिसमें बताया गया है आपठित गद्यांश, आपठित पद्यांश। पद्यांश वो होता है जिसमें आपका कुछ कहानी का हिस्सा होता है जो पहले से पढ़ा नहीं गया रहता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको देखते हैं कि उसका आंसर कौन सा है। ठीक, ये हमारा 10 से 15 लाइन का होता है। जैसे आपके कोई चैप्टर होता है, उसकी पढ़ते हो आप, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कहीं से भी 10 से 15 लाइन में आपका गद्यांश दे दिया जाएगा और आपको क्या करना रहता है, उसको पढ़ना रहता है, समझना रहता है। जो मुख्य बिंदु है उसको अंडरलाइन करना रहता है। नहीं समझ में आता है पैसेज आपको 2 से 3 बार में आप पढ़ेंगे उसको, फिर समझेंगे और फिर उसके बाद क्या करते हो कि प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न को उसमें ढूंढकर लिखते हो, ठीक है। ये कहानी से लिया जाता है। और आपठित पद्यांश वो होता है जिसमें आपको क्या करना रहता है, कविता का अंश होता है, पाठ होता है उसका, कि आपने क्या किया, उससे आपने पढ़ा, उसी से बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होता है। उसको पढ़ोगे, अर्थ समझोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर। ठीक, फिर है आपका तकनीकी व्याकरण। इसमें भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण में आपको शब्द विचार बताया गया है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, जितनी चीजें ये सब आती है। रचनात्मक में आपको अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, सार लेखन, प्रतिवेदन, चित्र, वर्णन, तो इससे संबंधित पूछा जाता है रचनात्मक लेखन में। ठीक, और लास्ट स्टेप में सौंदर्य बोध में आपका रस, अलंकार के बारे में बताया जाता है। क्लियर है इतनी चीज? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तकनीकी व्याकरण, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है तकनीकी व्याकरण का, भाषा, बोली, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। ठीक, इसमें चलिए पहले से पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। भाषा जो होती है हमारी, वो क्या होती है, भाषा में हम क्या करते हैं, यह संस्कृत के भाष धातु से बनी, कौन भाषा जो है वो भाष धातु से बनी हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है। भाष धातु जो है उससे बनी है, जिसका क्या अर्थ होता है, बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है, व्यक्ति के विचारों से। प्लेटो ने इस संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। किसने, किसने बोला, प्लेटो ने कहा
कि जो भाषा और विचार है हमारे, उसमें सिर्फ थोड़ा ही अंतर है। ठीक, क्या अंतर है? विचार हमारी मुख रूप में होता है। जो हमारा विचार है वो क्या करता है, उसको हम बोलते नहीं है, क्या करते हैं, उसमें कोई अपनी भाषा नहीं है, विचारों को बस सोचते हैं, हम उसको कोई भी बोलने का रूप नहीं दे सकते। लेकिन विचारों को जब भावनात्मक रूप प्रदान किया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है, तो भाषा बन जाती है। जब हमने विचारों को जब बोलने में लाए, हम उसका यूज करने लगे, तो किसमें हुई, भाषा का एक रूप बन जाता है। भाषा के अभाव में आज हमारी क्या दशा होती है, इसे सहज ही सोचा जा सकता है। यदि भाषा का आविष्कार ना होता, हम बोलना ना सीखते, तो आज हमारा क्या होता, आज हमारा कोई भी विचार या सहज आसानी से हमारी दशा नहीं रहती। भाषा के मूल में ध्वनि होती है, जिसका उच्चारण नाक व मुख के माध्यम से किया जाता है। ता, पा, का, आ, बड़ी आदि ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं, और इन ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, इनका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जब इन ध्वनियों को आपस में कुछ इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि इनसे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, तो ये शब्द का रूप ले लेती हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल से अर्थयुक्त वाक्य बनते हैं। जब हमने वर्णों को मिलाया तो उससे क्या बना, शब्द की रचना हुई। वर्ण क्या होते हैं, जो आपके अक्षर, स्वर और व्यंजन होते हैं। जब हमने उनको मिलाया तो क्या बना, शब्द बना। शब्द से फिर वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे चलता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जिनका प्रयोग अपने मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। जब वाक्य बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं, भाषा बन जाती है, तो इस मानव इसमें क्या कर रहा है, मानव अपने प्रयोग में ला रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति उससे हो रही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अथवा संकेतों द्वारा प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है अर्थात आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ हो जाएगा, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अथवा संकेतों द्वारा प्रकट करता है, और दूसरे के विचारों को समझता है अर्थात आदान प्रदान करता है, उसे
भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद भाषा संबंधी मुख्य बिंदु। भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। ठीक है, भाषा को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। भाषा का कार्य बोलकर और लिखकर भावों विचारों को प्रकट करना। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसका कार्य क्या होता है? हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। मानव द्वारा मुख से उच्चारित ध्वनियां ही भाषा रूप ग्रहण करती हैं। भाषा में वर्णों का मूल इकाई के रूप में प्रयोग होता है। हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसका मूल इकाई के रूप में प्रयोग होता है। वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो ये है इनके मुख्य बिंदु। फिर उसके बाद क्या है? आर्य भाषा का विकास। कैसे कैसे अब आर्य भाषा का विकास होता गया। ठीक, आर्य भाषा का विकास। पहला है संस्कृत। ठीक, दूसरा क्या है? पाली। तीसरा है आपका प्राकृत। प्राकृत। और चौथा है आपका अपभ्रंश। संस्कृत क्या है? भारतीय आर्य भाषा के प्राचीनतम। संस्कृत पहले आई कैसे? ये जो आर्य भाषा के विकास है ये इनके पड़ाव है। ठीक है, पड़ाव कैसे है कि कैसे कैसे धीरे धीरे इनके चरण में विकसित होते गए। जो संस्कृत है वो भारतीय आर्य भाषा के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। यद्यपि ऋग्वेद की ऋचाएं विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कालों में रची गई है, किंतु उनका संपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा ही हुआ। जो ऋग्वेद की रचनाएं हैं उसमें कई व्यक्तियों ने लिखा, लेकिन ऋग्वेद को किसी एक ने ही क्या किया था? उनका संपादन किया था, जिससे उसकी भाषा में बोली भेद होते हुए भी अनिवृत्ति मिलती है। ऋग्वेद की यह भाषा साहित्यिक है जो तत्कालीन बोलचाल की भाषा से निश्चित रूप से भिन्न रही होगी। बोलचाल की भाषा में परिवर्तन होता रहा, हमारे हर चीजों में परिवर्तन होता रहा है। भाषाओं में परिवर्तन होता गया, फिर आर्य भाषा के विकास में परिवर्तन होता गया। ठीक, सूत्र काल में तत्कालीन साहित्यिक भाषा के व्याकरणों ने बांधना प्रारंभ किया और प्राणी जो है नाम उसे व्याकरण के नियमों से ऐसे जकड़ दिया कि उसमें परिवर्तन होना रुकता गया। आर्यों की भाषा एक साहित्यिक रूप संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है, जैसे साहित्य रचना, जिनमें साहित्य रचना होती है। इसमें क्या होती है? इसमें साहित्य रचना होती है। ठीक, फिर उसके बाद है पाली। जिस समय मध्य देश में संस्कृत साहित्यिक भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित थी, उस समय की मध्य देश की बोलचाल की भाषा का रूप तो उपलब्ध नहीं होता है, किंतु उस समय की कौशल की बोली कुछ परिवर्तित रूप में हमें बुद्ध के उपदेशों में मिलता है, जिसका माध्यम पाली था। पाली उस समय कौशल के निवासियों की बोलचाल की भाषा तथा साहित्यिक भाषा का मिश्रित रूप थी।
इसके उदाहरण पहल अशोक की धर्म लिपियों 250 ईसा पूर्व में मिलते हैं। ये किसमें मिलते हैं? अशोक की धर्म लिपि 250 ईसा पूर्व। ठीक, फिर उसके बाद क्या आई आपकी? प्राकृत। बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहा। जो बोलचाल की भाषा थी उसमें क्या था? परिवर्तन होता रहा है। अशोक की धर्म लिपियों की भाषा बाद में प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई। किसकी? इसी अशोक की जो भाषा थी उसमें क्या हुआ? उसकी धर्म लिपियों में परिवर्तन होता रहा और क्या हुआ? उसमें इसी की परिवर्तन से प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई। संस्कृत के साथ साथ इन प्राकृतों का भी साहित्य में व्यवहार होने लगा था। ठीक, इन प्राकृतों को व्याकरण भी लिखे गए हैं। इन प्राकृत में क्या है? व्याकरण भी लिखे गए हैं। आज इन प्राकृतों के केवल साहित्यिक रूप उपलब्ध होते हैं। बोलचाल में प्राकृत का रूप क्या था इससे हम परिचित नहीं हैं। इन प्राकृत भाषाओं के कई भेद थे। पश्चिमी मध्य देश में सौरसेनी प्राकृत प्रचलित थी, पूर्वी मध्य देश में मगधी, इन दोनों के बीच की भाषा अर्ध मगधी और महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती थी। ये सब विभिन्न प्रदेशों की जन भाषाएं थी, जिनमें से कुछ बाद में साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती रही। इसमें क्या थी? विभिन्न प्रदेशों की जनभाषाएं, विभिन्न प्रदेशों की जन भाषाएं। फिर उसके बाद क्या था? अपभ्रंश आया। ठीक, साहित्य में प्रयोग होने पर यह प्राकृत व्याकरण के कठिन अस्वाभाविक नियमों में बांध दी गई और उनका विकास रुक गया, पर बोलचाल की भाषाएं निरंतर विकसित होती रहीं। व्याकरणों ने इन साहित्यिक प्राकृतिक की तुलना में बोलचाल की इन भाषाओं को अपभ्रंश अर्थात टूटी फूटी या बिगड़ी हुई भाषा अथवा खिचड़ी भाषा कहा। इन अपभ्रंशों का विकास विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली प्राकृतों से हुआ। महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश, मगधी प्राकृत से मगधी अपभ्रंश और अर्धमगधी से अर्धमगधी अपभ्रंश के विकसित हुई। सारांश यह है कि जब साहित्यिक प्राकृतिक भाषा आप प्रचलित हो गई तो इस स्थान पर साहित्य में अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग होने लगा। एक है कहाँ पे? साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। ठीक, ऐसे आपकी ये भाषाएं आती गई, पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ठीक, फिर उसके बाद है हिंदी के रूप कौन कौन से हैं? व्यवहारिक हिंदी है आपकी, फिर मानक हिंदी है, फिर मातृभाषा है, फिर राजभाषा है, फिर आपकी राष्ट्रभाषा, फिर उर्दू है। ठीक, इतनी है। तो मानक हिंदी क्या है? कि जिसमें उस टकसाली मानक या स्टैंडर्ड हिंदी की परिनिष्ठित या मानक हिंदी कहते हैं, जो पूर्णतः क्या है? व्याकरण पे आधारित है। मातृभाषा में जो माता द्वारा बोली जाती है, जो माता क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने परिवार से जो सीखते हैं, ठीक, उस
उसके बाद है आपकी राजभाषा। राजभाषा में क्या है कि देवनागरी लिपि में लिखित है। ये भाषा क्या होती है, ये राजकाज चलाने की भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा होती है। मतलब इसमें किसका प्रयोग होता है, जिसमें राज में कार्यालय में इन भाषाओं को चलाने का रूप विकसित होता जाता है। ठीक है। हिंदी को पहले कहा गया राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को पहले राजभाषा का दर्जा दिया गया। और जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती वह हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद भेजा जाता है। राजभाषा में क्या है, पहले हिंदी को दर्जा दिया, ठीक, और जब नहीं हुआ तो फिर किसको दिया गया है, अंग्रेजी को दिया गया है। फिर आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का प्रयोग राजभाषा के अर्थ में चलता था। जो हमारी राष्ट्रभाषा थी वो राजभाषा के अर्थ पर ही चलता रहता था, परंतु अब राजभाषा व राष्ट्रभाषा में भेद किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में सर्वमान्य है। वास्तव में यह स्टेट लैंग्वेज का अनुवाद है, ठीक, मतलब हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। मतलब जिन भाषाओं में, जिन क्षेत्र में बोला जाता है, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा के सबसे छोटा रूप बोली होता है। कहने का अर्थ है जो बोली का छोटा रूप होता है वो क्षेत्र के आधार पर होता है, जो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है बोली कहलाता है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोली को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपबोली कहते हैं। मतलब एक से अधिक बोलियों का मिला दिया जाए तो उन्हें उपबोली कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका बोलियों के बनने के कारण क्या है। एक से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषा बनती है, ठीक है। इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती है, जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधि आदि बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र में कौन कौन सी है, खड़ी, अवधि और ब्रज आदि बोलियां हैं। और एक बोली में कई उपबोलियां भी होती हैं। जैसे बुंदेली बोली के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, लौघांती, लखारी, पमारी आदि अनेक उपबोलियां हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, जिसमें अनेक बोलियों का विस्तार हो दिया जाता है। बोलियों के बनने के कारण क्या है, कहा गया है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात प्रत्येक 8 कोस के पश्चात भाषा के स्वरूप में अंतर आ जाता है। स्थान भेद के कारण कुछ ना कुछ विशेषता भाषा में आ जाती है। मतलब जब हमारा स्थान बदलता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारे में अंतर आ जाता है। बोलियों के बनने के कारण क्या है, चार कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। ठीक, तो जैसे जहाँ है, अब जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे स्थान आपका चेंज हो रहा है तो आपको वहां की भाषा भी तो सीखनी रहेगी। तो यहाँ पे यही अर्थ है कि प्रत्येक 8 कोस के पश्चात भाषा के स्वरूप में अंतर आ जाता है।
स्थान भेद के कारण कुछ न कुछ विशेषता भाषा में आ जाती है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मूलतः एक होते हुए भी स्थानीय विशेषताएं लिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम हिंदी भाषा की बोलियां कहते हैं। प्रकार आपको पता है क्या है इनका, कि भारत के उत्तरी पूर्वी में हिंदी भाषा को ही बोला जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक, यहाँ पे अलग अलग बोलियां बोली जाती। जैसे बिहार में मैथिली, ठीक, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, अवधी, बघेली, ये सब विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत ही छोटा अंतर है। क्या? वहां अंतर तात्विक ना होकर व्यवहारिक है। मुख्य अंतर इस प्रकार है, बोलियां किसी एक भाषा का अंग होती है। बोलियां क्या है? किसी एक भाषा का अंग होती है, अर्थात भाषा अंगी और बोलियां अंग। जो भाषा होती है वो अंगी है, बोलियां अंग। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है, किंतु बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। मतलब भाषा का क्षेत्र आपका बड़ा है कि आप भाषा, कई भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन जो बोली है वो थोड़ा सीमित है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो साहित्य रचना होती है उसमें भाषा का प्रयोग होता है, जबकि बोलचाल में बोली का। हम लोग जब किसी चीज की रचना करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज बताते हैं, तो उसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई चीज बोलते हैं तो उसमें हम बोली का, बोलचाल में बोली का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली नहीं। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों को भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है बोली, उसे बोली कहते हैं, और जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? जो अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से बोली जाती है। ठीक, फिर आपका इसी तरह लिपि। लिपि क्या होती है? बोलने के ढंग को बोली कहते हैं और लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये बात याद रखिए कि भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है। भाषा का जो महत्व है वो किस पर आधारित है? ध्वनि पर आधारित है। जब हम बातचीत करते हैं तो शब्दों की मदद लेते हैं। जब हम बातचीत कर रहे हैं आपस में तो हमें शब्दों की मदद लेनी पड़ती है, और शब्दों का कोई आकार नहीं होता, वे केवल ध्वनि मात्र है जो कानों को सुनाई देते हैं। मौखिक ध्वनियों के जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है, यह हम जानते हैं, लेकिन हम जो बातचीत करते हैं उसमें हमें शब्दों की मदद लेनी पड़ती है, और शब्दों का कोई भी आकार नहीं होता है, वे केवल ध्वनि मात्र है जो कानों को सुनाई देते हैं। मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, जब मौखिक ध्वनियों अर्थात शब्दों का कुछ नियमों के अंतर्गत बांध दिया जाता तो उन्हें लेखनीबद्ध कर दिया जाता है। मतलब कि जो हमने बोला, जो हमने मौखिक भाषा में अपना प्रयोग किया, उसको हम लिखने के माध्यम से हम लेखनी में वो व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेखनीबद्ध कर दिया जाता तो उसे हम लिपि कहते हैं। अथवा किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि को लेखन व्यवस्था या ध्वनियों का लिखित रूप ही कहा जाता है। जो ये लिपि है उसकी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को
ध्वनि को लिखित रूप भी कहा जाता है। भाषा की ध्वनियां जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती है उन्हें लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, लिपियों के प्रकार क्या है? जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। ठीक, फिर व्याकरण। व्याकरण में क्या है? इसमें व्याकरण किन के बिना अधूरा होता है? किन के बिना? मुख्य अंग इसके क्या होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जब आप इतनी चीजें जान जाते हैं, वर्ण विचार के बारे में, शब्द विचार के बारे में और वाक्य विचार के बारे में, तब जाकर आप क्या करते हैं? पूरा व्याकरण को समझते हो। ठीक है, तो व्याकरण शब्द बी अथवा आ उपसर्ग पूर्वक्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगाने पर होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण। और एक और व्यक्ति के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है जिसमें शब्दों में प्राकृतिक प्रत्यय का विवेचन हो। कुछ भी कहा जाए, व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है। या ये कह सकते हो कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के बड़ों शब्दों वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप शुद्ध रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है, व्याकरण के अंग बता दिए कि किसी भी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई है। कोई भी भाषा को जब सीखोगे तो उसकी जो छोटी इकाई होती है वो वर्ण की होती है। इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल वाक्यों का निर्माण करते हैं। एक एक स्टेप चलता रहता है, पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर आपका वाक्य। व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों वर्णों, शब्दों, वाक्यों के स्वरूप, निर्माण, उद्भव और संश्लेषण, संयोजन आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में तीनों चीज सेम क्या पढ़ना है? स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार, स्थान, उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि। ठीक है, और शब्द विचार में आपका चेंज क्या हो जाएगा? प्रकार रहेगा, लिंग, वचन, काल आदि का वर्णन किया जाता है। और वाक्य विचार में उसके भेद, अंग, प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। मतलब जब आप कोई छोटी चीज सीख लोगे तो धीरे धीरे करके आपको क्या होगी? बड़ी चीजों की ओर बढ़ोगे, बड़ी चीज सीखोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें समझने में? बोलो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।